हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट के रिस्पांस में ही बना रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब था, क्वेश्चन था और शंकाएं थी कि सर इस बार जो टीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ है और जो पीजीटी का एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें रिजर्वेशन की क्या भूमिका रहेगी। क्या टीजीटी पीजीटी में आरक्षण खत्म हो गया है, ओवरलैपिंग समाप्त हो गई है या अभी भी बरकरार है। अगर है तो फिर क्या भूमिका रहेगी आरक्षण की आपके इस टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में। तो पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं, जिसके बाद में आपको फिर कहीं पर इसके बारे में सर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आई होप कि आप पूरी जानकारी को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर कि टीजीटी पीजीटी में आरक्षण नहीं है, ओवरलैपिंग समाप्त हो गई है। तो चलिए, पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं, उसके बाद में आपकी ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कई सारे स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर जो रिजर्वेशन है उसका हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो किसको मिलेगा। तो आपके टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन में ही पैरा 8 और पॉइंट नंबर 81 पर ही दिया गया है कि किसी भी तरीके के रिजर्वेशन का जो लाभ होगा वो उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य। कहने का मतलब आउट ऑफ स्टेट के किसी भी कैंडिडेट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बारे में भी बात करूंगा, किस तरीके से वो रिजर्वेशन काम करेगा, किस जगह पर काम नहीं करेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित पदों की जो संख्या है वो विद्यालय प्रबंधन तंत्र ने जो सुनियोजित की है कि जितनी संख्या है उतनी ही संख्या पर इन कैटेगरीज की भर्ती की जाएगी, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं होगी। अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात कर लें तो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनमें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की संख्या प्राप्त की गई है। ठीक है। जो जिनका जो आरक्षण है वो इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, दृष्टिहीन और बाकी के सारे जो दिए गए हैं आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इसके बारे में बात करने का नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक ये है, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है, जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको भी कन्फ्यूजन है, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं उनको भी कन्फ्यूजन है कि क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है वो टीजीटी पीजीटी में काम करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी, और अगर नहीं करेगी तो इसका क्या फैक्ट है, और करेगी तो इसकी क्या सच्चाई है कि करेगी। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, आप पूरी तरीके से देखते रहिएगा। देखिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ा इशू उठ रहा था कि एक पॉइंट उठ रहा था, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर देख लीजिए, और फॉल्स कमेंट क्लेम दैट उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अबॉलिश द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज डूइंग द राउंड ऑन सोशल मीडिया। यानी कि सभी लोगों के मन में एक रिजर्वेशन से संबंधित भ्रम पैदा हो रहा था कि रिजर्वेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों का है उनको भी कोई यानी कि वरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एज इट एज जो चीज़ जैसी थी वैसी की वैसी ही है, किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर फैक्ट चेक किया गया है इंडिया न्यूज़ के द्वारा, नो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ नॉट एबोलिश द रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, आप इसको चेक कर पाएंगे, आप इंडिया टुडे वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। इसमें क्लेम क्या क्या किया जा रहा था, क्लेम इसमें यह किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश एंड गुजरात हैव कम्प्लीटली अबोलिश कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। तो इसको जब फैक्ट चेक किया गया तो कंक्लूजन ये निकला कि इसके जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश और गुजरात के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को कमिट किया है कि उत्तर प्रदेश एंड गुजरात गवर्नमेंट हैव कन्फर्म दैट द क्लेम इज फॉल्स। इस तरीके की जो बातें आ रही हैं वो बिल्कुल झूठी हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो द स्टेट फॉलो द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, जिन लोगों के मन में इसको लेकर कंफ्यूजन थी कि सर इसमें काम करेगा रिजर्वेशन या नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मैंने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाया कि उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई है। दूसरा पॉइंट मैंने ये जो फैक्ट चेक है इसके द्वारा दिखाया। अब हम बात करेंगे असली मुद्दे पर। ठीक है ना। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं हम। देखिए,
सबसे पहले बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं उनको हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ईडब्ल्यूएस में कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपके जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट में से ही ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्व कोटा है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020, जिसको 2020 में संशोधित किया गया है, 1/2/2019 को ये चालू हुआ था। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए, यानी जो डायरेक्ट रिक्रूट होती हैं, उनमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित किया गया है, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया है। इस पर किस तरीके से वैकेंसी रिक्रूट की जाती है, किस तरीके से ये लोग भर्ती किए जाते हैं, उसके बारे में भी मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण की प्रवेशिकाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 को क्लियर कर दिया था कि किसी भी तरीके के आरक्षण के लिए आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट अलाउ नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे, ठीक है। और इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इस धारा के अधीन आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। एक चीज बता देना चाहता हूं, SC ST OBC को जो आरक्षण दिया गया है वो अधिनियम 1994 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, 10% का जो रिजर्वेशन कोटा है, वो 1994 की इस एक्ट के अतिरिक्त दिया गया है। कहने का मतलब ये जो 50% का अतिरिक्त जो परसेंटेज रहता है वैकेंसीज का, उसमें से -10% को लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर 40% रहा और बाकी का ये 10% ईडब्ल्यूएस वालों के लिए निर्धारित कर दिया, जिसमें किसी भी तरीके के दूसरे कैंडिडेट की भरपाई नहीं की जाएगी। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। कहने का मतलब SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो सेपरेट है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है वो भी सेपरेट है, वहां पर भी कोई नहीं जा सकता और यहाँ पर भी कोई नहीं आ सकता। तो मैंने 3 पॉइंट क्लियर कर दिए। इसके बाद में चलते हैं हम और एक और मुद्दे पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर इस बार ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, तो ये दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। जो लोग कंफ्यूज थे और अपने स्टेटस को कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि दे आर एलिजिबल और नॉट, कि वो यानी कि सीट को कंफर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू उठ रहा था, ये कन्फ्यूजन थी कि सर कहीं हमारी सीट चली नहीं जाए या हमारी सीट आएगी ही नहीं। तो ओवरलैपिंग के बारे में मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि ओवरलैपिंग आखिर आपके साथ में होती है या नहीं होती है, होती है तो किस तरीके से होती है और कैसे किस कंडीशन में होगी। तो देख लीजिए पैरा 1894, ठीक है ना, जिस एक्ट के बारे में हमने अभी बात की थी 1994 के बारे में। तो 1994 एक्ट के अधिनियम 1 के अनुसार इफ अ पर्सन बिलोंग टू एनी ऑफ कैटेगरीज, कहने का मतलब SC ST और OBC में से कोई भी कैंडिडेट अगर क्या करता है, गेट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जैसे आपका TGT का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के थ्रू ही होगा, एंड ओपन कंपटीशन, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट SC ST OBC का किस में चला जाता है, जनरल कैंडिडेट की सीट को रिकवर करता है, मतलब उतने नंबर लेकर आता है। मान लीजिए कि कैंडिडेट 90 नंबर हैं जनरल के और 90 नंबर ही इन लोगों के हैं, तो ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। He shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under subsection number 1। कहने का मतलब ये है कि ये लोग सिलेक्शन तो लेंगे, यानी ऊपर वाली जगह में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन इनका सिलेक्शन यहाँ पर इनके वैकेंट पे नहीं होगा। ये जगह इनके लिए नहीं रही, इनकी जगह यहाँ बन गई और इनके बदले की जगह जो थी वो खाली हो चुकी है। इस जगह पर इस कैटेगरी का कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने चारों पॉइंट आपके क्लियर कर दिए। अब आपके जो एग्जाम हुए हैं TGT और PGT के, उस एग्जामिनेशन में इसकी क्या भूमिका रहने वाली है वो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप इस तरीके के कमेंट नहीं करेंगे कि सर ऐसा होगा या नहीं होगा, या कहीं दूसरी जगह पर इसको सर्च नहीं करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूंगा। टोटल ऑफ ओवरऑल की बात कर देता हूँ। मान लीजिए किसी वैकेंसी में 100 वैकेंसी हैं, किसी पोस्ट के लिए 100 वैकेंसी यहाँ पर रिक्रूट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इस 100 वैकेंसी में आपका 20% जो रहेगा वो SC के लिए रहेगा, रिजर्व रहेगा। ये SC कैंडिडेट के लिए 21 सीटें होंगी, इसमें से 27 जो सीटें होंगी वो OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई। 2 सीटें यानी 2% सीटें होंगी वो ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई। अब पहलू ये समझ लीजिए कि जो आपकी मेरिट उठती है, मान लीजिए किसी वैकेंसी में जनरल की, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए जनरल की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से मैं यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे जनरल की जो मेरिट होती है
उसमें एक कैंडिडेट के जो हाईएस्ट मार्क मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, हाईएस्ट मार्क एक कैंडिडेट के 95 हैं, जनरल कैंडिडेट के 95 मार्क्स हैं हाईएस्ट, और एससी कैंडिडेट के मान लीजिए 80 मार्क्स हैं हाईएस्ट, ओबीसी के 85 मार्क्स हैं हाईएस्ट, और एसटी कैंडिडेट के मान लीजिए 70 या 75 मार्क्स हैं हाईएस्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के मान लीजिए 80 मार्क्स या 85 मार्क्स हैं हाईएस्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट मार्क्स मैंने काउंट किए हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं इन कैंडिडेट्स के। अब देखिए टोटल ऑफ जनरल की जो जगह है वो कितनी है, यहाँ पर टोटल 40 जगह हैं। ठीक है, और एससी की जगह है वो कितनी है, टोटल 21 जगह हैं। ओबीसी की जगह कितनी है, 27 जगह हैं। एसटी की 2 जगह हैं। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की कितनी जगह हैं, 10 जगह हैं। ये समझ लीजिए मेरी बात को। तो अब जो मेरिट बनेगी आपकी वो कैसे बनेगी, तो ऐसे एग्जामिनेशन, जिन एग्जामिनेशन में 2 टायर एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट टायर और सेकंड टायर। तो फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन में जितनी कैटेगरी में जगह होती हैं उसके 3 गुने 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को रिकॉल किया जाता है। जैसे अगर 21 कैंडिडेट की वैकेंसी है पीजीटी के एग्जामिनेशन में, तो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 63। इसी तरीके से इनके 3 गुने बुलाए जाएंगे जो कि पीजीटी में बुलाए गए हैं। उसके बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। सेकंड राउंड में क्या होता है, सेकंड राउंड में फिर यह रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी काम करती है, ओवरलैपिंग आपकी काम करती है। ओवरलैपिंग किस तरीके से काम करेगी, मान लीजिए ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ गए और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आ गए। उसके बाद में एक ओवरऑल जो बल्क में सिलेक्शन होंगे वो होंगे, बल्क में इनकी मेरिट बनेगी। तो हाईएस्ट मार्किंग हमने उठा ली किसकी, जनरल की 95 की। पहले तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो सबसे लोवेस्ट एसटी की है 85 पर, इसका सबसे हाईएस्ट कैंडिडेट है, और जनरल का 95 का है। और जनरल की हमें 40 वैकेंसी को फिल करना है, तो नीचे तक लेकर आए इसको, 95 से तब तक लेकर चले आए जब तक कि 40 जगह हमारी कंप्लीट नहीं हो गई। क्लियर, 95 से इतने नंबर तक के कैंडिडेट को हमने उठाया सेकंड राउंड में। अभी आपका फर्स्ट राउंड वाला वो भी एग्जाम मैंने शामिल कर दिया जिसमें केवल एक ही एग्जाम होता है। जिनमें केवल एक ही एग्जाम होता है उनके लिए यही रूल रहेगा। जिनमें 2 एग्जाम होते हैं उनका पहला वाला तो कैटेगरी वाइज 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और सेकंड राउंड में जो मैं बता रहा हूँ वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट की 40 सीटें हैं और 95 का हाईएस्ट स्कोर है किसी कैंडिडेट का, तो इसको जब तक नीचे गिराया जाएगा जब तक 40 वैकेंसी आपकी फिल नहीं हो जाएंगी। क्लियर है। अब सपोज कर लीजिए कि 40 वैकेंसी तक 40 कैंडिडेट को उठाते उठाते जनरल की जो मेरिट है वो पहुंच गई कितने पर, 78 पर, यानी 78 नंबर का कैंडिडेट उठाने वाला नंबर आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं जो 78 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। तो एससी में मान लीजिए कि एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो 80 नंबर लेकर आया है, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। तो जितने कैंडिडेट 78 लेवल के होंगे वो सारे कैंडिडेट आपको यहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे इस जगह पर, और 78 से नीचे वाले कैंडिडेट होंगे वो एससी में रह जाएंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे ओबीसी की, ओबीसी में दिया हमने 85, तो 85 और यहाँ 78 है, मतलब 78 नंबर तक, सॉरी यानी जितने भी नंबर यहाँ पे सबसे नीचे आया हो उतने नंबर तक का, तो वो जितने भी कैंडिडेट यहाँ ऊपर गए हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और जितनी लोअर रह जाएगी उसके नीचे फिर यहाँ पर वैकेंसी फिल की जाएंगी। ऐसे इस तरीके की अगर इसका कोई कैंडिडेट ऊपर आया है तो वो ऊपर पहुँच जाएगा, और इसका कोई ऊपर आया तो यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा। इनमें जो वैकेंसी रहेगी वो एक दूसरी मेरिट से नीचे वाली मेरिट रहेगी, और यही रीजन होता है कि जनरल की जो मेरिट होती है वो हमेशा अपवार्ड होती है, ओबीसी की मेरिट होती है वो हमेशा थोड़ी सी नीचे होती है, मान लीजिए 85, और एससी की जो होती है वो थोड़ी सी और नीचे होती है, एसटी की आपकी 75 होती है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट होगी वो भी नीचे ही रहेगी, जनरल से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जितने कैंडिडेट होंगे 10% होंगे, और 10% वाले जो कैंडिडेट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाला है, अगर उनके नंबर ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी से ऊपर चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पर जनरल की सबसे कम मेरिट वाला कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहा है, तो इस कैंडिडेट को जनरल में शामिल कर दिया जाएगा, और इस पे जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है वो खाली छोड़ी जाएगी, और इस पर और दूसरे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शामिल कर लिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ईडब्ल्यूएस का मिल नहीं पाता है तो ये जगह खाली छोड़ दी जाएंगी, और अगले किसी एग्जामिनेशन में इनको फिल करने के लिए एप्लीकेशन जारी किए जाएंगे। ऐसे ही सेम हर कैटेगरी में होगा। अगर जगह खाली रह जाती हैं तो क्या किया जाएगा, इस बार आपका जो आदेश है वो ये है कि 25% का वेटिंग लगेगा। अगर जगह खाली रह जाती हैं तो 25% कैंडिडेट को दोबारा से रिकॉल किया जाएगा जो थोड़े कम नंबर वाले हैं, और फिर इन जगह को भर लिया जाएगा। अगर फिर से जगह खाली रह जाती है तो बाकी की जगह बैकलॉग के लिए छोड़
छोड़ दी जाएंगी और उनकी दोबारा से भर्ती की जाएगी आगामी परीक्षा के लिए। तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, अब किसी तरीके की समस्या नहीं रही होगी। हमारा काम सिर्फ मुख्य तरीके से हर तरीके की जानकारी को शेयर करना है, जिससे किसी तरीके की भ्रम स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस तरीके की जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।